Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दे रही है ताकि ये एक एक्स्ट्रा मीडियम बन सके, एक्स्ट्रा साधन बन सके और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और काफ़ी हद तक कोरोना गाइडलाइन की पालना की वजह से जो पढ़ाई में लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करी जा सके। तो आप भी इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनाएं और इसमें सहयोग करें। इसी प्लान के तहत हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या टॉपिक्स आगे भविष्य में काम भी आएंगे कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उससे आधारित निर्धारित टॉपिक का जैसा कि कोऑर्डिनेटर से मार्गदर्शन मिला है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी इनको पढ़ेंगे और बुक भी पढ़ेंगे ताकि अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें आपके वो परेशानी नहीं आए जो कि इस लॉस की वजह से आनी चाहिए। कुछ हद तक भरपाई करने का प्रयास है। तो आज इसी क्रम में हम लोग ले रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र। जैसा कि हम बता रहे हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़े, सेकंड में ये पढ़े, थर्ड के अंदर ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। इस जगह पर इस वाले पोर्शन में ये आता है सेकंड पेपर में। जब आप एमएससी में जाएंगे तो ऐसा सिलेबस होता है, सेमेस्टर सिस्टम है, जिसमें आप डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन जब यहाँ पढ़ेंगे तब भी इसकी लाइफ साइकिल आ सकती है और टैक्सोनॉमी के पोर्शन में भी ये वाले पेपर में ये आएगी। ये ध्यान रखें बच्चों की जब 12th का कोर्स होता है वो उसका डिटेल जो वो उसमें हम पढ़ते हैं 12th के अंदर, वो 9th 10th पे आधारित जो चीज़ें पढ़ी उसको डिटेल में पढ़ते हैं। और जब बीएससी पढ़ते हैं तो उसका डिटेल जो है 12th वाले का आता है। और एमएससी के अंदर जो बीएससी में पढ़ चुके वो आता है। तो जिस तरह का एग्ज़ाम होगा उसी डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इस यूनिट्स को पढ़ें। तो ये दोनों क्लासेज में उपयोगी है, आपके बीएससी में भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस है। कोटा यूनिवर्सिटी में ये सेकंड ईयर में यहाँ पर दिख रहा है आपको, और अगर हम और यूनिवर्सिटी लें तो उसमें क्लास में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन किसी न किसी लेवल पे यूजी क्लासेज में आएगा। इसी तरह से एमएससी में यहाँ पर थर्ड सेम में ये चलता है। एनीवे जहाँ भी है आप उसको पढ़िए और वो आपके एग्ज़ाम में हर हालत में काम आएगा, चाहे कोई सा भी कंपटीशन दे। और बीएससी एमएससी में तो आ ही रहा है। इस तरह से बच्चों हम अगर एंजियोस्पर्म का देखें तो आपने देखा होगा कि अर्थ पे काल को इस तरह से डिवाइड करा गया है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, यूरेसिक, ये फिर इसको इपोक में डिवाइड करा है और ये एज एस्टिमेट करी गई है, जिसमें हम ये मानते हैं कि इस जगह तो होमो सेपियंस पैदा हुए हैं, इस जगह मैमल्स डोमिनेंट थे। इस वाले स्टेज पर जो थी ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हुए, यहाँ पर फर्स्ट अपीयर फॉसिल देखे गए। यहाँ से हम मानते हैं कि अर्थ का ओरिजिन हुआ। कहने का मतलब ये है कि नेचर में ये चीज़ें ऑलरेडी थी। जब उनकी कंडीशंस फेवरेबल रही तो वो फ्लोरिश हो गई, और जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही उनकी तो वो उस जगह से लुप्त हो गई। ये है स्थिति इसमें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वह कंसेप्ट इसमें लागू प्रतीत होता है कि जो जिसके फेवरेबल रही वह चीज़ें वहाँ ग्रो करेंगी। इस क्रम में अगर हम देखें, जैसे आपने ये एल्गी देखी है अलग अलग तरह की, ये ओसिलोटोरिया है, ओडोगोरियम है, कारा है, नोस्टोक है, ये वोल्वॉक्स है, ऐसे एल्गी है। इसी क्रम में ये एंजियोस्पर्म आप देख सकते हो, इनमें भी वैरायटी है। हमने बताई पहले आपको एल्गी की वैरायटी अलग अलग तरह की, ये प्लांट्स की वैरायटी है जो आप देख सकते हैं। सरसों का फ्लावर है, ये मटर का फ्लावर है, ये चाइना रोज़ है, ये होलीहोक है। तो ये अलग अलग वैरायटी नेचर में प्रेजेंट है। इसी तरह से ये ब्रायोफाइट्स में मार्केंशा देख सकते हैं,
इसी क्रम में ये है प्लांट डिजीजेज, किस तरह से अलग अलग प्लांट्स में ये फैलती है। ये हमने कोशिश करी कंपाइल अप करने की कि कैसे तो गेहूँ में फैल रही है, कैसे ये अस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स हैं, कैसे क्या है ये फैलते हैं। यानी करने का मतलब है कि ये डिजीज़ भी पर्टिकुलर प्लांट पर ही फैलाते हैं और उसी में फ्लोरिश होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरसों में जो फंगस डिजीज़ होती है एल्बुगो से, वो एल्बुगो आपके गन्ने में फैला देगा। उसकी स्पोर की फिक्स प्रॉपर्टीज़ है, जब भी वह उसमें ग्रो कर पाता है और मल्टीप्लाई कर पाता है। मेन चीज़ ये आपने घर में देखा होगा कि जैसे दही के अंदर है, दही काफ़ी दिनों पुराना हो जाता है, उस पर बैक्टीरियल लेयर बन जाती है, तो वह उस पर ग्रो कर रही है, ना कि आपने कोई ऑयली सब्सटेंस पे ग्रो करेगा। वहाँ दूसरा रहेगा, दूसरा स्ट्रेन रहेगा, ये कह सकते हैं आप, या दूसरी वेराइटी रहेगी या दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्रक्रिया है। यानी कि जो जिस तरह का माहौल उसको रहेगा सूटेबल, वही ग्रो करेगा। इसी तरह से ये आपके टेरिडोफाइट से अलग अलग तरह के जो आपने पहले पढ़े हुए भी हैं, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, देखिए ये वाला, तो इस तरह से है। तो वहीं ये मार्शीलिया है, जो मार्शीलिया आपने देखा होगा मार्शी प्लेसेस पे अपने यहाँ भी ग्रो करता है। तो उस तरह की स्थितियाँ ये है कि ये वहीं ग्रो करेगा जहाँ मार्शी प्लेसेस है। यानी कि नेचर में इनके स्पोर प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर, ये मॉसेज हैं, आप इसको देखिए, इससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। आप गए होंगे पहाड़ों पर या बारिश के टाइम में आसपास के एरिया में गए हैं, तो वह इस तरह के चट्टान के सहारे जहाँ मिट्टी प्रेजेंट है उस जगह ये ग्रो करते हैं। और इस तरह से ये लीवरवर्ट्स हैं, जो गेमा कप दिख रहे हैं आपको, ये है, ये हॉर्नवर्ट्स हैं, एंथोसिरोज वगैरह, ये ऐसे ग्रो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सर्वाइव जैसे फ्लोरिश होएंगे और वहाँ की डोमिनेंट वेजिटेशन बन जाएगी। तो शुरू में ये लोअर प्लांट्स ग्रो करें, फिर उससे हायर रहेंगे, और जब अगर पूरी तरह सूटेबल कंडीशंस हैं तो इस तरह से ये एंजियोस्पर्म वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो अभी हम जो ले रहे हैं इस हायर प्लांट्स का ले रहे हैं, और किस तरह से ये प्रेजेंट हैं अब ये मान लिया आपने। अब इसको क्लासीफाई करा गया है कि भाई इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो हम अलग अलग ग्रुप में इसको बांटते हैं। तो किस तरह के कैरेक्टर्स हम लेंगे, तो बेसिकली इनको इन कैरेक्टर्स के आधार पे डिवाइड करते हैं, उनकी हैबिट के आधार पे, उनके रूट के आधार पे, स्टेम के कैरेक्टर्स के आधार पे, क्या हैबिट है, क्या कैसे स्टेम का टाइप है, क्या एक्सटर्नल शेप है, ब्रांच है, लीफ के आधार पे किस तरह की लीफ है, क्या फाइलोटैक्सी है, स्टेपल्स कैसे हैं, लीफ का अटैचमेंट कैसा है, लीफ शेप कैसा है, मार्जिन कैसा है, इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार के आधार पे, देन फिर फ्लावर का कैरेक्टर, सिस्टमेटिक बता रहे हैं बच्चों, हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, देन इन्फ्लोरेसेंस, देन फ्लावर के कैरेक्टर्स। और फ्लावर के अंदर के बाद अगर हम देखें तो इस तरह फ्लावर के पार्ट में कैलिक्स के आधार पर कितने तो नंबर ऑफ कार्प सेपल्स हैं, कोहेशन कैसा है उनका, एस्टिवेशन कैसा है, इसी तरह से कोरोला को गिनेंगे हम, कोहेशन देखेंगे, एस्टिवेशन देखेंगे, शेप देखेंगे कोरोला का, एंडोसियम का देखेंगे, गाइनोशियम का देखेंगे, जो आपने देखा है कि कार्पल गिनते हैं, कोहेशन है, पोजीशन है ओवरी की, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, प्लेसेंटेशन है, जब टीएस काट के देखेंगे तो प्लेसेंटेशन की टाइप देखेंगे, देन फिर लास्ट में आता है अगर फ्रूट अवेलेबल है उसका तो फ्रूट्स की टाइप भी एक क्राइटेरिया है, देन फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस तरह से हम जो आपने अभी तक पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, तो ये हम क्लासीफाई उसको करते हैं। जब हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो हमें उसके कैरेक्टर्स पता चलेंगे कि भाई ये इसके अंदर कैरेक्टर है। तो अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट का देखें तो इस तरह की लाइफ साइकिल उसकी होती है, ये पूरा है। पहले भी हमने बताया और क्लासेस में भी आपको कि इस तरह से ये इसका पूरा क्राइटेरिया फिक्स है। तो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इस फ्लावर के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। और जब इसमें हम एंथर को देखें तो ऐसी संरचना दिखाई देती है, इसका टीएस काटें तो ऐसा रहेगा,
और इस तरह से ये स्टिग्मा है, यहाँ ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, ये इस तरह से स्पर्म न्यूक्लियाई बनेंगे, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। देन फिर फाइनली अगर देखें हम तो इस तरह से ये फ्यूज़न होगा, 8 स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लियाई वाला, 3 ये 6, 2 ये, एक इसका फ्यूज़न होगा। देन 3N स्ट्रक्चर बनेगा, सीधे शब्दों में कहें तो उससे एंडोस्पर्म बनेगा जो कि पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस वाले N और N का फ्यूज़न होगा से 2N स्ट्रक्चर बनेगा जो कि डाइगोट बनाएगा और उससे आगे चलकर एम्ब्रियो होगा। डाइकोट स्ट्रक्चर जो है आपने देखा होगा, द्विबीजपत्री स्ट्रक्चर, उसमें अंकुरित होते हैं। और मोनोकोट भी आपने देखे होंगे, जो अभी हम संरचना में बताएंगे आपको कि वो इस तरह से फिर अंकुरित होंगे और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस कैरेक्टर्स जो लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज के कैरेक्टर्स हैं, इसके आधार पर ही हम इनको बताते हैं कि ये इस कैरेक्टर्स को रखने वाला प्लांट इस फैमिलीज में हम रखे गए हैं। अब हम एंजियोस्पर्म का देखें तो इससे लोअर ग्रुप जिम्नोस्पर्म है, तो उससे भी ये कई समानता दिखाएगा। जैसे समानता को अगर हम लें तो इसके साथ ही कैरेक्टर भी आ जाएंगे बच्चों। देखिए स्पोरोफाइट यहाँ पर भी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड रहता है। वास्कुलर सिस्टम जो अगर देखें स्टेम में तो वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन प्रकार के हैं। स्टेम की जो साइज है वो सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा इंक्रीज होती है, तो ये इससे जिम्नो में समानता दिखा रहा है। और कैरेक्टर देखें तो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स जैसे जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, उसी तरह की जो हायर जिम्नोस्पर्म में है उसी तरह का मेन कैरेक्टर यहाँ पर एंजियोस्पर्म में है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड डोमिनेंट है, जो कि यहाँ भी विकसित हो चुका है जिम्नोस्पर्म में। फर्टिलाइजेशन साइफोनियस प्रकार का है एंजियोस्पर्म में, और लोअर ग्रुप जिम्नो में भी इस तरह का है। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये फ्रिक्वेंटली यहाँ पर पाई जाती है। गेमेटोफाइट जो है रिड्यूस हो गई है, ये देखिए जिम्नोस्पर्म में भी डेवलप होकर यहाँ तक स्टेज पे आ गई है। अगर देखें कि जिम्नो पीछे कैसे रह गया है, कई कैरेक्टर्स हैं जो जिम्नो में नहीं है और वह एंजियो में, यानी और सीधे शब्दों में उल्टी तरह से कहे कि एंजियो कैसे इससे विकसित है, तो ये हम देख सकते हैं कि जिम्नो में अधिकतर वुडी है, लेकिन हमने एंजियोस्पर्म में देखा है यहाँ वेरिएशन, क्या वेराइटी ऑफ हैबिट्स है, जैसे ट्री भी है, श्रब भी है, तो हर्ब्स भी है। यानी कहने का मतलब अगर हम उस थ्योरी से देखें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जब वेरिएशन जाता है तो ये सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं, इसी वजह से ये डोमिनेंट प्लांट बने। ये एक हैबिट का कैरेक्टर बताया है जो एडवांस इससे फीचर्स में। दूसरा देखें जाइलम वेसल्स का, जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियंस आर यूनिवर्सल अकरेंस इन द जिम्नोस्पर्म, जबकि जिम्नो में देखें तो निटेल्स वगैरह में ही प्रेजेंट है। सेकंड यहाँ पर है एडवांस फीचर जो एंजियोस्पर्म में है कि यहाँ पर फ्लावर्स बन गया है, जबकि आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म में कि वहाँ स्ट्रोबिला ही प्रेजेंट है, कॉन ही प्रेजेंट है, ओपन फॉर्म में है एक तरह से, और यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप्ड है। इसी तरह से ओवल्स को अगर देखें तो ओवेरी वाल के अंदर वह एनक्लोज्ड है, जबकि यहाँ जिम्नोस्पर्म में है तो वह नेकेड, यानी कि वह कम डेवलप्ड है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे घरों में हम रहते हैं तो पूरा सा वेल इस्टेब्लिश रूम है, वेल इस्टेब्लिश बिल्डिंग है या मकान है, तो आप जाएंगे तो गेट भी रहेगा, लान भी रहेगा, देन ड्राइंग रूम रहेगा, बेडरूम रहेगा, स्टडी रूम रहेगा। और आपका एक कमरा लेकर बाय द पढ़ाई करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, तो आपके एक कमरा है, बैठ गए तो उसको ड्राइंग रूम का तो खाना बना ले तो किचन हो गई। तो एक जनरल है कि वह आपके उस स्ट्रक्चर में वो सारा काम हो रहा है। और यहाँ पर बिग सोसाइटी या बिग पैसे वाले या बिग स्थिति वाले में हर चीज़ सेपरेट रख रखी है। तो यही क्रम यहाँ पर डेवलप्ड प्लांट्स के अंदर है बच्चों के, प्लांट्स के अंदर डेवलप्ड है तो वह ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उनमें कहीं कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड वे में रहे, और जो लेस डेवलप्ड ग्रुप है उसमें कई चीज़ें कम विकसित रही। इसी तरह से एंजियोस्पर्म में कार्पेल इज क्लोज्ड होती है,
अपर पार्ट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टाइल एंड स्टिग्मा। जबकि अगर वही हम जिम्नोस्पर्म में देखें यानी कि इससे कम विकसित में, तो यहाँ ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा आदि नहीं पाई जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट देखें जिम्नोस्पर्म में तो उसके अंदर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, जबकि इसमें एंजियोस्पर्म में इस टाइप की फॉर्म में नहीं है। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अगर देखें तो हायर जिम्नोस्पर्म में टेट्रास्पोरिक तक वह पहुंचा गया है। जबकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म में कॉमनली टेट्रास्पोरिक या अधिकतर केसेज में और 4 to 6 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से पाया गया। पोलन की प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू एंजियोस्पर्म में है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन भी एंजियोस्पर्म में पाया गया है, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म कम विकसित हैं। और एक और कैरेक्टर देखें हम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स इन द जाइगोट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जबकि एंजियोस्पर्म में यहाँ डिवीजन ऑफ जाइगोट इज इनवेरिएबली फॉलोड बाय वाल्व फॉर्म, तुरंत उसके साथ साथ वाल्व फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा विकसित ये एंजियोस्पर्म है। और इसके और भी कैरेक्टर्स हम ऐसे देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में है, लाइफ फॉर्म है, मॉर्फोलॉजी में मेजर है, लाइफ फॉर्म में तो अलग अलग तरह के पाए गए। अंडरग्राउंड पार्ट्स भी की फॉर्म में भी जैसे है, राइजोम वगैरह भी हैं, लीव्स में भी देख सकते हैं। तो इन सब को हम फ्लावर के आइडेंटिफिकेशन में भी फिर यूज लेते हैं, टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको काम में लेंगे। जैसे फ्रूट्स के कैरेक्टर्स को भी लेंगे, एनाटॉमी के जो वेरिएशंस हैं उसको भी हम देखेंगे कि, और उसको क्लासिफाई करने में काम लेंगे प्लांट्स को कि किस तरह से इसको किस ग्रुप में रखा जाए। ये इस तरह का स्थितियाँ हैं। तो उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एंजियोस्पर्म को समय समय पर क्लासिफाई करा गया और अलग अलग फैमिलीज़ में उनको बांटा गया। जैसे अभी इस डायग्राम में हम देखें तो रूट्स ये है, इस तरह से रहेगी। ये प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी, ये वाला शूट सिस्टम बता दिया, ये फ्लावर स्टेज बता, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं जिनको डिटेल में आपने एनाटॉमी में ही पढ़ा है, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करके ये मैंने ऐसे ग्रुप बता दिए, ये मोसेस, फन, लोअर ग्रुप्स में, जिम्नोज में इनकी संख्या देखें तो लगभग इतनी प्रेजेंट है। ये हैबिट्स के आधार पे आप देख सकते हैं डायग्राम से बच्चों, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये श्रब्स से झाड़ियाँ, ये ट्रीज़ है, और ये इस तरह से वल्लरिया या बेल जो है, अंगूर की बेल वगैरह, ये इस तरह की हैबिट्स जो है। ये लीफ के कैरेक्टर्स में देखें तो हम जो काम में लेते हैं वह ये कैरेक्टर्स है। जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये दिखाई देता है, ये आपको ओवेरी दिख रही है, स्टाइल है, स्टिग्मा, इसको टोटल को हम कार्पेल शब्द काम में लेंगे। ये एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमेन इसको कहा गया है। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया लिए। शुरू में थियोफ्रेस्टस, जिनका ये डिस्क्रिप्शन है, फादर ऑफ बॉटनी भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने इस तरह से 500 प्रकार के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया। बाद में मिडाइल बॉटनी में अलग वर्क कर रहे, देन फिर इस्लामिक बॉटनी में अलग वर्क कर रहे, फिर इसके बाद जो है जॉन रे ने 1627 के आसपास ये वर्क दिया। ये बुक्स इनके नाम हैं। टॉनफोर्ट ने ये दिया, जीनस कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आपको टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। बाद में लीनियस का सिस्टम आया, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ये उनका वर्क था जो कि हमने यहाँ बताया। ये बुक जो है स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर 1753 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुआ। ये बुक्स का भी फ़ोटो अरेंज करके बच्चों बताया गया है, लाइब्रेरीज में भी है ये बुक्स। इसका इंडियन एडिशन अवेलेबल है जो देखा जा सकता है। देन फिर एडेंसन का आया, लेमार्क में भी आया, कैंडोले का वर्क है,
सारी चीज़ें दी। 161 से 213 तक नेचुरल ऑर्डर्स यहाँ पर है। और ये डी कैंडोले हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल डाटा को इन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया। द बेंथम एंड हुकर, इनका क्लासिफिकेशन दिया जो कि 3 वर्कों में वॉल्यूम में जेनेरा प्लांटेरम के नाम से पब्लिश हुआ। और कई इम्पोर्टेंट हर्बेरिया जो है इसके हिसाब से ही अरेंज करे गए, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था और उन्होंने उनकी सुविधा के हिसाब से इसी को मान्यता देते हुए यहाँ के हर्बेरिया को अरेंज करने में इसी को फॉलो किया। इन कैरेक्टर्स के आधार पर ये एंजियोस्पर्म है जो आप देख सकते हैं। इवोल्यूशन देखें तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि ये जैसे कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रहे जहाँ इस तरह के ओव्यूल प्रेजेंट है, ये प्रॉपर सीड बना एप्पल। ये ऐसे लाइफ साइकिल है। इस डायग्राम से बच्चों और ज़्यादा क्लियर है कि ऐसे स्टिग्मा स्टाइल है, ये ओवरी पार्ट, इसको पिस्टल कहा जाए। ये टीएस एंथर का बताया गया है और ये ऐसे सीडलिंग ग्रो करता है। यानी कि एंजियोस्पर्म में ये पूरी लाइफ साइकिल होएगी। और जो मेन चीज़ ये है कि जब ये सीड डेवलप होएगा तो उसके लिए पोषण की उपलब्धता है, तो एक श्योरिटी सी रहती है, जबकि जिम्नो या उसमें है तो वह नहीं है। एल्गी में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनकी संख्या कम है सर्वाइव की, इसीलिए वो लोअर ग्रुप कहे जाते हैं। तो इसके कई कैरेक्टर्स हायर हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी है। तो इस वजह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो ज़्यादा विकसित माने गए हैं। अब जब हम कंपेयर करके देखते हैं बच्चों, तब वह आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये इस तरह से हमने मोनोकोट सीट का बताया। तो ये स्ट्रक्चर है, ये रेडिकल है, हाइपोकोटाइल है, कोटिलिडन है, पिकोटाइल है। और इसी तरह से ये पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर, जब ये जर्मिनेट होते हैं रूट्स की टाइप से, तो हर कैरेक्टर्स जो है एंजियोस्पर्म का वो लोअर से ज़्यादा विकसित है। इस वजह से वह नेचर में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, ज़्यादा सुविधा मिली। सीधे शब्दों में कहें तो ये जैसे आप डाइकोट का देखें तो इस तरह का है। तो बेसिकली ये कोटिलिडन इसको फूड अवेलेबल करा रहा है इस एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सीधे शब्दों में कहें तो। ये जब तक अपना खाना बनाएगा की स्टेज में आएगा, इनकी लीफ आएगी और फोटोसिंथेसिस करेगी, तब तक की सुविधाएं इसके ऊपर हैं। यानी कि ये सीड ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, बजाय हम एल्गी या ब्रायोफाइट्स के स्पोर्ट्स के अगर देखें तो उनके पास फूड स्टोरेज ही नहीं है, तो वो सीजन में ग्रो करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। और 2 सीजन हो जाएं तो वो नष्ट हो जाएंगे। जबकि इनके पास ये अवेलेबल है, तो जब तक ये सीडलिंग इस स्थिति में नहीं आ जाए कि प्लांट बना सके, तब तक इसके पास स्टोरेज फूड अवेलेबल है और उससे ये काम चलाएगा। और लीफ बन के फोटोसिंथेसिस करने लगी, तब उसको सीधी एनर्जी मिल गई। तो इस तरह से यहाँ पर सरवाइव करने के चांस ज़्यादा हैं। जब सरवाइव करने के चांस ज़्यादा हैं, कैरेक्टर्स उसके वेल एडवांस्ड हैं, तो वो सिस्टम में सरवाइव करे, इसीलिए वो डोमिनेंट वेजिटेशन बन। आगे बच्चों हायर क्लासेज में जब आप जाएंगे तो इन बुक्स को पढ़ेंगे। डेविस एंड हेवुड की प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से है। मॉन्डल जो है कि न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी कैलकाटा से है, एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। जी सिंह की प्लांट सिस्टमैटिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिशर से निकलती है। पुराने एक वेल इस्टेब्लिश बुक है YD त्यागी और शशि कला क्षेत्रपाल, ये हेड राजस्थान यूनिवर्सिटी भी रही है और त्यागी साहब उदयपुर में रहे, प्रोफेसर रहे। इनकी इंट्रोडक्शन टू द टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म वेल इस्टेब्लिश बुक है, ये भी लाइब्रेरी में आपके होगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो वो आपके और आसानी रहेगी। टाटा मैकग्रा-हिल से VN नाइक की बुक निकलती टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी आपको पढ़ने में हेल्प
करेगी। तो इनको आप देख सकते हैं, तो कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आएगी। आजकल बच्चों ऑनलाइन ऑर्डर का भी ज़माना है, तो हमने थोड़ा चेंज करा है ट्रेंड। तो इन बुक्स के फ़ोटो भी आपको अरेंज करे हैं, जैसे ओपी शर्मा की प्लांट टैक्सोनॉमी इस तरह से दिखाई देती है ऊपर से, मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी एन.एस. सुब्रमण्यम की ऐसे है, एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी बाय ए.के. मॉडल की इस तरह से दिखाई देगी, ये पब्लिशर का नाम रहेगा। एक इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बी.के. वर्मा की, ये इस तरह से दिखाई देगी। ये गुरुचरण सिंह की प्लांट सिस्टमैटिक्स का नया एडिशन भी आ गया बच्चों इसके बाद का, ये ऐसे दिखाई देती है। ये नाइक की बुक ऐसे दिखी है। एक पुरानी जो बुक लाइब्रेरी में रहेगी आपको, जॉर्ज लॉरेंस की, काफ़ी बेसिक बुक है, वेल इस्टेब्लिश है। तो ये टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स ऐसी दिखाई देगी। खेवुड की भी ये प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, इसको आप देख सकते हैं फर्दर स्टडीज़ में। तो ये इमेजेज इसलिए बताई गई है बच्चों की, आप लाइब्रेरी में भी देखें तो वहाँ आप पहचान में आ जाए, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर भी करके ख़रीदें तब भी ये आसान है। तो अपन थोड़ा चेंज करा है सिस्टम, हालांकि लिखने का तरीका रेफरेंसेज का हुआ है, पर फिर भी बताने के लिए इसको रखा है। तो उम्मीद है कि आप इन सिस्टम को फॉलो करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, और साथ ही पुराने पेपर्स भी देखेंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बच्चों, उसके पुराने पेपर्स अगर आप देखेंगे तो भी एक आपको आइडिया होगा कि ऐसे पढ़ा जाए और ऐसे लिखा जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सिलेक्शन के चांस रहेंगे। थैंक यू।